स्टूडेंट, मैं जी निवाल सर जजवा इंटरमीडिएट क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जानेंगे कक्षा 12वीं के भूगोल ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का कुछ प्रश्न उत्तर को आज लेकर हम आए हैं। इसको विस्तार से समझेंगे, व्याख्या कैसे की जाती है इनके बारे में जानेंगे, किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है इसके बारे में आज जानेंगे। थोड़ा सा अधिकांश विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्रश्न जो दी जाती है उसका डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रश्न जो दी जाती है कहाँ से ली गई है, क्या कह रहा है, इस सब के बारे में थोड़ा सा पहले हेडिंग में लिख लेना है शुरुआत, तब जाकर के मेन प्रश्न का आंसर लिखना है। ठीक है, तो आज हम जानते हैं मानव भूगोल का जो फर्स्ट अध्याय है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ठीक है, इसमें कुछ प्रश्न दिया हुआ है, लघुत्तरीय प्रश्न है, कुछ दीर्घोत्तरीय है। तो फर्स्ट नंबर जो प्रश्न है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इस प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है या इस तरह से भी पूछता कभी कभी, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, है ना, मानव भूगोल से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल क्या है आदि। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ देता है फंसने के लिए। ठीक है, कंफ्यूज करना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसे देखते हैं आज हम लोग मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आज इसे हम देखिए कैसे डिफाइन करते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा को लेकर विभिन्न भूगोलवेताओं में मतभेद है। आज मानव भूगोल की जो परिभाषा है, सटीक परिभाषा को लेकर ढेर सारे भूगोलवेताओं में अभी भी क्या है, मतभेद। ठीक है, यहाँ कुछ प्रमुख भूगोलवेताओं की परिभाषाएं दी गई है जो निम्नलिखित है। ठीक है, भूगोलवेता रेटजेल, ये जो है जर्मनी के थे, इसके अनुसार जो मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है तो देखते हैं। इसके अनुसार जो मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या है, यह संश्लेषित पर वर्ड पर जोर दिया गया है। रेटजेल संश्लेषित मतलब होता है जागृत या निर्मित या निर्माण। ठीक है, निर्माण, इस वर्ड पर इन्होंने जोर दिया है, इसी का संश्लेषित अध्ययन है, यही मानव भूगोल कहलाता है। दूसरा जो है रेटजेल का एक शिष्या थी कुमारी एलन सैंपल, कहीं कहीं कुमारी चर्चित एलन सैंपल भी है, तो कंफ्यूज नहीं होगा। ये जो थे उनकी शिष्या थी, रेटजेल की शिष्या थी कुमारी एलन सैंपल, ये अमेरिकी मूल की थी। ठीक है, तो इन्होंने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है इस प्रकार से दी है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी मतलब न रुकने वाली पृथ्वी, है ना, और क्रियाशील मानव कार्य करने वाली मनुष्य के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये कौन का है, कुमारी एलन सैंपल दी गई। इस तरह से ढेर सारा हम बोर्ड अलग दिए हैं, लुसियन थैलिन अलग परिभाषा दिए हैं। इस प्रकार विभिन्न भूगोलवेताओं में अभी भी मतभेद चल रहा है इसकी परिभाषा। तो दूसरा जो आता है, दूसरा जो प्रश्न है, मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम बताएं, है ना, या मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको आज हम इस तरह डिफाइन करेंगे। मानव भूगोल के विभिन्न उपक्षेत्र निम्नलिखित हैं, इनके बहुत ढेर सारे क्षेत्र हैं। तो यहाँ कुछ हमने डिनोट किया है, जैसे व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, सामाजिक कल्याण भूगोल ये भी मानव भूगोल के क्षेत्र, यहाँ भूगोल जो किया आप लोग, लिंग भूगोल ये भी मानव भूगोल के क्षेत्र हैं, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल आदि जो है, सैन्य भूगोल, अवकाश भूगोल, निर्वाचन भूगोल, ये सभी क्या है, मानव भूगोल के क्षेत्र है। तीसरा जो प्रश्न है, मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। मानव भूगोल जो है किस प्रकार अन्य दूसरे सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न भागों में प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन की जाती है।
मानवीय क्रियाकलापों को क्या किया जाता है, अध्ययन। क्रियाकलाप बोले काम का जो भी होता है इसका अध्ययन की जाती है। ठीक है, क्योंकि मानवीय समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है। मानव जो है मानवीय समाज की क्या एक महत्वपूर्ण इकाई है। ठीक है, इकाई है। और मानव भूगोल उन सभी सामाजिक विज्ञानों से संबंध हो जाता है जो अपने अध्ययन में मानवीय क्रियाकलाप को प्रधानता देते हैं। मान के चलिए आपको सामाजिक भूगोल की आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी लेना चाहेंगे तो आपको सामाजिक भूगोल का अध्ययन करना होगा। ये सामाजिक भूगोल मानव भूगोल से संबंधित होगा। इसी प्रकार अन्य जितने भी भूगोल हैं, अन्य सामाजिक भूगोल हो या सैन्य भूगोल हो, आप इनका जो अध्ययन करेंगे वो मानव भूगोल के अंतर्गत है। इस प्रकार ये दोनों संबंधित हैं। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न, 3 प्रश्न था ना, लगभग ये तीनों प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। इसमें 2 प्रश्न दिया है। पहला जो प्रश्न है, मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। हमने पिछले वीडियो में बताया था मानव की प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है ना। मानव का प्रकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे मानव के प्रकृतिकरण की व्याख्या है ना। मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था में आदिम मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित था। कहने का मतलब हुआ मानव जो प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंध के बीच आरंभिक अवस्था में, शुरुआत की अवस्था में जब मानव ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, शुरुआती अवस्था में आदिम मानव मतलब मानव जो था, प्राचीन मानव जो था, आदिम मतलब प्राचीन मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अधिक प्रभावित था। ये जो प्रकृति के नियम था उनसे ज्यादा प्रभावित था। उस समय जब मानव ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जीना सीखा, उस समय ज्यादा प्रकृति से प्रभावित था। ठीक है था, और आदिम अवस्था में अपने सभी क्रियाकलाप को प्रकृति के अनुसार करते थे। मतलब पहले जो मानव थे, आदिम मानव, ये अपने सभी कार्य प्रकृति के अनुसार करते थे, प्रकृति के नियम के अनुसार, अपने आप कुछ भी नहीं करते थे। यहाँ जो मानव है अपने आप को पूर्ण रूप से प्रकृति पर ढाल देता था। जैसे जैसे प्रकृति उस पर ले जाता था तो उसी प्रकार मानव भी उस पर ढल जाता था। ठीक है, इसमें एक पॉइंट हो रहा है, और आदिम अवस्था में अपने सभी क्रियाकलाप, मतलब मानव के जितने भी क्रियाकलाप थे वो प्रकृति के अनुसार, इस पर ज्यादा ध्यान दें, प्रकृति के अनुसार मतलब पूरी तरीके से प्रकृति के अनुसार करते थे अपने सभी क्रियाकलाप। और इस समय प्रौद्योगिकी का विकास अति निम्न था, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं के बराबर था। ना हमारे पास अगर खेती करना तो पूरे प्राचीन तरीके से की जाती थी। ठीक है ना, हल कुदाल फावड़े। लेकिन अभी के जमाने में प्रौद्योगिकी का जैसे ही विकास हुआ, ट्रैक्टर आ गया, औजार नए नए आ गए। ठीक है ना, इस तरह से जैसे ही विकास हुआ तो वह हो जाता है प्रकृति का मानवीयकरण। इसमें प्रौद्योगिकी का क्या होता है, प्रौद्योगिकी का विकास अति निम्न था, मतलब नहीं के बराबर था। ठीक है, इस अवस्था में मानव पूर्णतः प्रकृति का दास था। मानव क्या था, पूर्णतः प्रकृति का दास था। एक प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है ना, यह अरस्तु ने कहा। ठीक है, ये विषय विज्ञान में। तो इस अवस्था में मानव पूर्णतः किस पर, प्रकृति का क्या है, दास था। ठीक है, एवं प्रकृति के नियम को शक्तिशाली, बल, पूजनीय एवं सत्कार योग्य मानते थे। ठीक है, और उस समय मानव क्या करता था, प्रकृति के नियम को शक्तिशाली, बल, ठीक है, पूजनीय एवं सत्कार योग्य मानता था। यहाँ पैराग्राफ चेंज करेंगे हम लोग, हाँ। और अपने सतत पोषण के लिए पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। सतत पोषण मतलब सर्वांगीण विकास के लिए भी यह पूरी तरीके से किस पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। ठीक है, इस प्रकार आदिम मानव पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था।
मतलब इस प्रकार जो कहा जा सकता है कि प्राचीन जो मानव था, है ना, प्राचीन जो मानव था पूर्ण रूप से प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों द्वारा नियंत्रित था, उसी के कंट्रोल में था पूरी तरीके से मानव। इस प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण कहा गया है, ठीक है, कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है ना। इसी संदर्भ में जर्मनी के भूगोलवेत्ता ने आदिम मानव समाज तथा प्रकृति के प्रबल शक्ति के मध्य अंतर संबंधों को पर्यावरण का निश्चयवाद कहा, ठीक है ना, प्रकृति का मौलिककरण को, है ना। इस संदर्भ में भूगोल यहाँ नाम नहीं दिया है, ठीक है। जर्मनी के भूगोलवेत्ता रेडशेल थे ना, ग्रिफिथ टेलर नहीं थे, वो दूसरे थे। नव निश्चयवाद का जनक जो है वो ग्रिफिथ टेलर और कुमारी एलन सैमुअल आदि ने किया है। ने क्या किया है? यहाँ मानव समाज पर प्रकृति के प्रबल शक्ति के मध्य अंतर संबंधों को पर्यावरण का क्या कहा गया? निश्चयवाद नाम दिया गया। इसी विचारधारा को समर्थन देती है कुमारी एलन सैमुअल ने लिखा गया कि मानव जो है मनुष्य पृथ्वी तल की क्या है? उपज है। मनुष्य क्या है? पृथ्वी तल की उपज है। ये कौन कहा है? कुमारी एलन सैमुअल ने कहा, ठीक है। एक और प्रश्न है इसमें, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखी, ठीक है, तो इसे भी हम बताते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखी, है ना। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखने को बोल रहा है, मतलब वर्णन करने के लिए बता रहा है, ठीक है। तो इसमें मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र को विषय क्षेत्र के या कार्य क्षेत्र के को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को या कार्य क्षेत्र को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। क्या सब होगा? प्राकृतिक वातावरण के तत्व, सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, तीसरा जो है वातावरण समायोजन का तत्व। पहला क्या हो गया? प्राकृतिक वातावरण के तत्व, दूसरा क्या हो गया? सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, तीसरा जो हो गया वातावरण समायोजन का अध्ययन, ठीक है ना। इन तीनों को हम विस्तार से थोड़ा जानते हैं। प्राकृतिक वातावरण के तत्व को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। बांटना या विभाजित, ये जो 2 भाग है, इसके पहला जो भाग है जड़ तत्व, दूसरा है चेतन तत्व। जड़ तत्व के अंतर्गत कौन सा आता है? जैसे कि स्थल आ गया, जल, जलवायु, मिट्टी, खनिज, लवण आदि। कहीं कहीं जल स्थल राशि, जल राशि इस प्रकार से भी लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो समझे, मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया। कौन सा? प्राकृतिक वातावरण के क्षेत्र, दूसरा कौन? सांस्कृतिक वातावरण के क्षेत्र, तीसरा वातावरण समायोजन का अध्ययन। इस प्राकृतिक वातावरण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। कौन सा है? जड़ तत्व और चेतन तत्व। जड़ तत्व में कौन सा आ गया? जल, जलवायु, जल राशि, जलवायु, स्थल, मिट्टी, खनिज, लवण आदि, ठीक है। चेतन तत्व में कौन आ गया? प्राकृतिक वातावरण की जैविक दशाएं। प्राकृतिक वातावरण की क्या? जैविक दशाएं, ठीक है, लिविंग चीज सम्मिलित की गई है, जैसे कि जीव जंतु, पशु पक्षी आदि, ठीक है। ये सब क्या है? लिविंग थिंग है, ठीक है। दूसरा जो है सांस्कृतिक वातावरण, इस पर सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, इसके अंतर्गत जो है मानव के क्रिया प्रतिक्रिया के बाद सांस्कृतिक वातावरण का जन्म होता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या होता है? मानव के क्रिया और प्रतिक्रिया के बाद सांस्कृतिक वातावरण का क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है, जन्म होता है। और इसके निर्माण में जहाँ एक प्राकृतिक तत्व का हाथ होता है, वही दूसरी ओर मानव की शक्ति का समान योगदान होता है, ठीक है। और इसके निर्माण में जहाँ एक और प्राकृतिक तत्व का हाथ होता है, वही दूसरी ओर मानव की शक्ति का
सामूहिक योगदान रहता है। ठीक है, इसे मुख्य रूप से 3 वर्गों में रखा गया है या 3 भागों में बांटा गया है। किसको? सांस्कृतिक वातावरण के तत्व को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन सा वर्ग है देखिए, चल रूप। इसमें मानव जो है, चल रूप में क्या होता है, इसमें मानव पॉइंट नंबर ये कहां है, पहले इसको देखें। कौन सा है? 3 सांस्कृतिक वातावरण के तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया। कौन सा है? पहला है विन्यास रूप, दूसरा है चल रूप और तीसरा जो है, तीसरा हम लिखे हैं यहाँ क्रिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जानते हैं। विन्यास रूप में क्या होता है? मानव जो है, इसमें मानव द्वारा है ना निर्मित, जैसे खेत, खान, मकान आदि, ये जो है विन्यास रूप में क्या हो गया? मानव निर्मित होता है। ये खेत बनाना, खान बनाना, मकान बनाना आदि, ये विन्यास रूप हो गया। चल रूप में क्या होता है? मानव इसमें मुख्य रूप से यातायात के साधन को निर्मित करते हैं। चल रूप में यातायात के विभिन्न साधनों का निर्माण करते हैं। और ये क्रिया रूप, इसमें कृषि, आर्थिक, शिक्षा, सरकार आदि का निर्माण करता है। ठीक है, किस रूप में? क्रिया रूप। ये सांस्कृतिक तत्व के 3 रूप कौन से हो गए? पहला जो हो गया विन्यास रूप, इसमें मानव क्या किया? खेत, खान, मकान आदि का निर्माण किया। दूसरा जो चल रूप है, चल रूप में क्या किया? मानव ने यातायात के विभिन्न साधनों का निर्माण किया। यातायात के विभिन्न साधन नहीं है, जैसे मोटरसाइकिल, जहाज, साइकिल, यातायात के जो ढेर सारे जो साधन का निर्माण किया गया। क्रिया रूप में किया गया, मानव इसमें काम किया, जैसे कृषि करना सीखा, आर्किटेक्ट करना सीखा, आर्किटेक्ट मतलब शिकार करना, शिक्षा प्राप्त करना, सरकार बनाना, गिराना आदि सबका समावेश किया। तीसरा जो वातावरण समायोजन का अध्ययन, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? मानव भूगोल के क्षेत्र को इसमें मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। ठीक है ना, इसमें यह देखा जाता है कि मानवीय क्रियाकलापों की विभिन्नताएं किस प्रकार संसार में वितरित है। इसमें मानवीय समायोजन का अध्ययन में इसमें मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि मानवीय क्रियाकलाप के संसाधन संसार में किस रूप से, किस हद तक वितरित है। ठीक है, किस प्रकार से वितरित है। तब प्राकृतिक वातावरण में विभिन्नताएं कैसी है, इन सब का यहाँ अध्ययन किया जाता है। तो ये पहला अध्याय का सभी प्रश्न और उत्तर समाप्त हो गया है। ठीक है, देखिए पहले हमने देखा था भूतलीय, के बाद द्वितीय देखा, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो एनसीईआरटी कॉर्नर में दिए गए हैं। एनसीईआरटी में कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है, निम्न में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? कौन भूगोल का वर्णन नहीं करता है? पहला जो ऑप्शन है इसमें समाकलनात्मक अनुशासन, दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन, तीसरा जो है द्वैधता पर आश्रित, चौथा जो है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा, डी नंबर, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल सूचना का स्रोत नहीं है? पहला ऑप्शन है यात्रियों का विवरण, दूसरा है प्राचीन मानचित्र, तीसरा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, चौथा है जो प्राचीन महाकाव्य। इसमें जो होगा चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, दूसरा जो है, निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका ऑप्शन है 4 गो, मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा प्रौद्योगिकी के पर्यावरण और के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, अंतिम इसमें एक ऑब्जेक्टिव और है, निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम या उपागमन नहीं है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका
अन्वेषण और वर्णन, कहीं कहीं इसका मात्रात्मक क्रांति भी दिया गया है, कंफ्यूज नहीं हो। इसका आंसर जो होगा ये अन्वेषण और वर्णन। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पूरे चैप्टर का जो भी प्रश्न आंसर था, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमने यहाँ लिखा नहीं, इसके साउंड के माध्यम से आपको बताया है, इसे भी आप बढ़िया से नोट कर लें। जय हिंद।